मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह डीएवी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में हूँ। बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए टॉपिक है वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन में एक सम्मेलन 12 नवंबर 1921 को अमेरिकी राष्ट्रपति हार्डिंग द्वारा बुलाया गया, जो 6 फरवरी 1922 तक चला। इस सम्मेलन में 9 राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रशांत महासागर में निशस्त्रीकरण करना और सुदूर पूर्व एशिया की समस्याओं पर विचार करना था। वाशिंगटन सम्मेलन बुलाए जाने का कारण अमेरिका और जापान के बीच तनाव कम करना था, क्योंकि जापान उस समय पूर्वी एशिया की एक सशक्त ताकत बन गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में उसने चीन को परास्त कर दिया और रूस को भी परास्त कर दिया। इसलिए अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक था। एक दूसरी बड़ी शक्ति ब्रिटेन थी। ब्रिटेन नौसेना शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी और उससे अमेरिका की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गया था। और विशेषकर हम देखते हैं कि अमेरिकी नौसेना मंत्री का बयान, उन्होंने कहा था कि यदि ब्रिटेन एक जहाज बनाता है तो मैं 2 जहाज बनाऊंगा और जरूरत पड़ने पर 5 जहाज। इससे यह विदित होता है कि दोनों के बीच नौसेना शक्ति की जो होड़ मची थी वह पूर्वी एशिया के लिए बहुत खतरनाक थी। और इसके अतिरिक्त देखते हैं कि जो हवाई द्वीप और कैलिफोर्निया की समस्या है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जापान के बहुत से नागरिक बस गए थे और हवाई द्वीप में तो वहाँ की आबादी का 40% जापानी थे। कैलिफोर्निया में भी बहुत सारे जापानी बस गए थे और इनको एक कानून बना के जब अमेरिका ने बाहर निकालने का फैसला किया तो दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। तत्पश्चात हम देखते हैं जापान का जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रसार है उसकी लिप्सा वाली नीतियां हैं और उससे हम देखते हैं कि उसने चीन के शांतुंग प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और चीन के अधिकारों का हनन करता जा रहा था। उस पे 21 मांगे थोप दी थी, जिससे चीन की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। वह उन्मुक्त व्यापार की नीति का भी को मानने के लिए भी तैयार नहीं था। इसका अमेरिका ने विरोध किया, जिससे अमेरिका और जापान के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि 1902 की आंग्ल जापान संधि, इस संधि से जहां जापान सोचता था कि यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र उसके साथ है और पूर्वी एशिया में जापान जो है मनमानी करने लगा था और उसकी सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इसी के बल पे उसने रूस को परास्त किया था और जिसमें ब्रिटेन ने उसका साथ दिया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी अपना स्वार्थ साधन और हित सिद्ध करना था पूर्वी एशिया में, इसलिए वह जापान का साथ दे रहा था और विशेष करके जापान उसके लिए पूर्वी एशिया में एक अच्छा मित्र मिल गया था। और हम देखते हैं कि जो आंग्ल जापानी संधि की गई थी यह विशेष करके रूस के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी, आंशिक रूप से जर्मनी के लिए। लेकिन जब उसकी उपयोगिता यहाँ पे खत्म हो गई थी तो अमेरिका चाहता था कि यह संधि को समाप्त कर दिया जाए और इसलिए इसके लिए उसने ब्रिटेन से बातचीत भी किया। ब्रिटेन के आश्वासन के बावजूद अमेरिका को यह विश्वास नहीं होता था कि ब्रिटेन जो है अमेरिका का साथ देगा, क्योंकि अमेरिका सोचता था यदि जापान से पूर्वी एशिया में युद्ध होता है तो ब्रिटेन उसके विरुद्ध लड़ेगा। इसलिए इस संधि को लेकर के अमेरिका काफी चिंतित था और ब्रिटेन से उसका तनाव बराबर बना हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि 1917 में मित्र राष्ट्रों ने जापान को यह आश्वासन दिया था कि अगर वह जो है पूर्वी एशिया में मित्र राष्ट्रों को नौसैनिक सहयोग देगा तो बदले में जर्मनी के जो अधिकृत प्रदेश हैं पूर्वी एशिया में उसको बाद में दिए जाएंगे। इससे आश्वस्त होकर जापान ने नौसैनिक सहयोग जो है मित्र राष्ट्रों को दिया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि याप द्वीप की समस्या थी। याप द्वीप की समस्या इसलिए थी कि यह द्वीप जर्मनी
के अधिकार में था, जिसको जापान पा गया था, लेकिन अमेरिका का वहाँ हित साधन था और अमेरिकी द्वीपों के जो संचार के तार थे यहीं से गुजरते थे। इसलिए पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। लेकिन विशेष करके इसके न पाने से याप द्वीप को अमेरिका और जापान के बीच काफी तनाव उत्पन्न हो गया था। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसमें जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, क्योंकि जर्मनी के सारे अधिकृत प्रदेश पूर्वी एशिया में उसको प्राप्त हो गए थे। मंचूरिया में उसको काफी अधिकार मिल गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अस्थायी सदस्य हो गया था। इससे शक्ति उसकी काफी बढ़ गई थी। अगर हम वाशिंगटन सम्मेलन के उद्देश्यों की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य प्रशांत महासागर को निशस्त्रीकरण करना, सुदूर पूर्व एशिया की समस्याओं को हल करना और चीन को स्वायत्तता दिलवाना और जो नौसैनिक शक्ति की जो दौड़ में विभिन्न राष्ट्रों में मची थी पूर्वी एशिया में, उसका निस्तारण करना था। और इसके लिए कई संधियां की गई, समझौते किए गए, जिसमें 4 राष्ट्रों की संधि बहुत महत्वपूर्ण थी, जो 13 दिसंबर 1921 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के मध्य हुई। इन देशों की संधि शर्तों के अनुसार यह निश्चित हुआ कि अगर सुदूर पूर्व एशिया में अगर इन देशों में कोई तनाव उत्पन्न होता है तो कूटनीति द्वारा बात करके या सम्मेलन द्वारा इसका हल किया जाएगा। इसमें यह भी तय हुआ कि एक शक्ति दूसरे शक्ति को अगर चुनौती देती है तब भी एक सम्मेलन बुला करके ही बातचीत का हल किया जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था थी कि अगर कोई राष्ट्र इससे अलग होना चाहता है तो वह 1 वर्ष के नोटिस पर अलग हो सकता है। हालांकि यह संधि व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस संधि से पूर्वी एशिया में और प्रशांत महासागर में काफी शांति व्यवस्था कायम हो गई थी। तत्पश्चात 5 राष्ट्रों की संधि 6 फरवरी 1922 को हुई, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली ने हिस्सेदारी की। इन देशों के संधि शर्तों के अनुसार जो प्रशांत महासागर में बड़े जहाज थे उनका अनुपात तय किया गया, जिसमें अमेरिका को 5, ब्रिटेन को 5, जापान को 3 और फ्रांस को 1.75 और इटली को 1.75 मिले। और इससे जापान थोड़ा संतुष्ट हुआ, क्योंकि उसको ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था। लेकिन इसके अतिरिक्त इस संधि शर्तों में हम देखते हैं कि इन देशों ने अपने बड़े जहाज़ों को 40% नष्ट करने का फैसला लिया और उन्होंने 10 वर्षों तक कोई नए जहाज बनाने का जो निर्णय था उसको उन्होंने त्याग दिया। और इसके अतिरिक्त जो छोटे अस्त्र शस्त्र थे उसके बारे में हालांकि कोई फैसला नहीं हुआ। जो डिस्ट्रॉयर थे, क्रूजर थे, पनडुब्बी थे, इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ था। और दूसरी बातें थी कि इस संधि शर्तों से हम देखते हैं कि प्रशांत सागर में जो तनाव था वह कम हो गया और जो नौसैनिक प्रतिस्पर्धा की होड़ थी वह भी कम होती नजर आती है, जो इस संधि के महत्वपूर्ण फैसले थे। तत्पश्चात हम देखते हैं कि 9 राष्ट्रों की संधि होती है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, चीन, नीदरलैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल ने हिस्सेदारी की। यह संधि 6 फरवरी 1922 की हुई। इसमें चीन के अधिकारों का फैसला किया गया। चीन में उन्मुक्त द्वार की नीति मान ली गई और चीन में खासकर सभी देशों को व्यापार करने का वचन दिया गया और चीन की अखंडता, संप्रभुता, सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लिया गया। चीन बिना किसी दबाव के अपना शासन चलाएगा यह भी स्वीकार किया गया। और जापान ने जो 21 मांगे प्रथम विश्व युद्ध में उसके समक्ष रखी थी उसकी 5वें ग्रुप को हटा दिया। इस तरह से चीन को इसमें बहुत सा लाभ हुआ और उसको बहुत सहूलियत मिली। कुछ अन्य समझौते हुए जिनमें जापान और चीन के बीच हम समझौता देखते हैं और उसकी अगर बातें करें तो हम देखते हैं कि जो
विशेष करके जापान का शांतुंग पे अधिकार हो गया था, वह चीन को लौटा दिया। और बदले में हम देखते हैं कि सिनान और सिंगताओ पर 15 वर्ष के लिए जापान को रेलवे का अधिकार दे दिया गया। जापान ने यह भी स्वीकार किया कि 6 महीने में वह अपनी सेनाएं वापस कर लेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका और जापान में भी फैसले हुए याप द्वीप को लेकर के। यह द्वीप जो है कैरोलाइन द्वीप समूह में 4 टापुओं का एक समूह था और इससे जो है जापानी विशेष करके लाभ प्राप्त करते थे और जापान को ही यह मिला था। लेकिन इसे अमेरिका चाहता था, क्योंकि अमेरिका इसे इसलिए चाहता था क्योंकि अमेरिका के जितने उपनिवेश थे और उसका जो संचार का तार था इसी मार्ग से गुजरता था। इंडोनेशिया, गुआम, मनीला में गुजरता था, जिससे अमेरिका को संचार साधन में सुविधा होती थी। और पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान भी अमेरिका इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर जोर दिया था। हालांकि उसमें यह बात अमेरिका की नहीं मानी गई थी, लेकिन जब जापान ने यह बात मान लिया कि उसमें अमेरिकी निवास कर सकते हैं, उनके संचार के साधन जा सकते हैं, तो यह इस समझौते का एक बहुत बड़ा लाभ अमेरिका हुआ और अमेरिका और जापान के बीच तनाव भी कम हो गया। अगर वाशिंगटन सम्मेलन का हम मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि इसके ढेर सारे जो उपलब्धियां इसमें रही हैं और इसमें विशेषकर जापान और अमेरिका के बीच तनाव कम हो गया। आंग्ल जापान संधि का अंत कर दिया गया था और चीन के लिए खुले द्वार की नीति स्वीकार कर ली गई थी। चीन का शांतुंग प्रदेश वापस कर दिया गया था, उसको चुंगी लगाने का अधिकार भी दे दिया गया था और सुदूर पूर्व एशिया में शांति स्थापित हो गई थी। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इसमें अमेरिका की कूटनीति बड़ी सफल रही थी। जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि यह समझौता हुआ या जो सम्मेलन हुआ, इसमें जो समझौते हुए, यह एक अंतर्राष्ट्रीयवाद की विजय है। लेकिन सभी देश इससे संतुष्ट नहीं थे। हालांकि ब्रिटेन इससे तुष्ट था क्योंकि पूर्वी एशिया में इसके भी हित साधन थे, इसका भी स्वार्थ था। वह शांतिपूर्वक अपनी जो नौसैनिक प्रतिस्पर्धा थी छोड़ करके अपना व्यापार करने लगा था। हालांकि इस सम्मेलन में जो एक समय पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी ताकत रूस थी, उसको न बुलाया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। इसके अतिरिक्त हम इस सम्मेलन में जापान को देखते हैं कि जापान जो है इससे बहुत तुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक एक उदारवादी नेता सिदेहारा था तब तक तो वह चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन जब सैन्यवादी नेता सामने उभर के आए तब उन लोगों ने इस फैसले का जो है विरोध करने लगे और देखते हैं हम कि जल्द ही उसने उग्र विचारों वाले देश या वैसे ही सैनिकवादी नेता जर्मनी के नेताओं से संधि कर लिया और समझौते कर लिया और एक तरह से वाशिंगटन सम्मेलन की जो धाराएं थी उसको तोड़ने लगा। क्योंकि जिस दिन निशस्त्रीकरण का जो ये समझौता हुआ था उसमें जो जापान को कम प्रतिनिधित्व मिला था, जैसा कि कातो कांजी जो बाद में नौसेना के अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि जिस दिन अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने इस तरह से जापान को प्रतिनिधित्व दिया, उसी दिन अमेरिका से युद्ध उसका प्रारंभ हो गया था। तो इसका अर्थ यह था कि जो जापान की लिप्सा थी वह मानी नहीं थी और उसने जो है भविष्य में अपनी प्रसारवादी नीतियों पर जोर देने लगा और 1931 में मंचूरिया को हड़प लिया और पर्ल हार्बर की घटना सबके सामने उदाहरण है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जापान इस पूरे वाशिंगटन सम्मेलन के धाराओं को तोड़ने लगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस सम्मेलन की जो मुख्य विशेषता रही थी कि जो पूर्वी एशिया में 10 वर्ष तक जो है शांति व्यवस्था स्थापित रही और इसलिए इसके महत्व को
कम करके नहीं आंका जा सकता है।